नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इनको क्या कहते हैं, इनको रिवर्सिबल टाइप बोलते हैं। इनको रिवर्सिबल टाइप भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो क्या करती है, डिपेंड करती है। कंसंट्रेशन डिपेंड करती है। कंसंट्रेशन कैसे डिपेंड करती है? यहाँ पर जो इनहिबिटर है, और जो सबस्ट्रेट है, इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या करती है, डिपेंड करती है। इनकी शेप सेम होती है, सब कुछ सेम होता है, एंजाइम से जुड़ने के लिए सूटेबल होते हैं। जैसे ये एंजाइम, ये तो आ गया इनहिबिटर, और दूसरा ये आ गया सबस्ट्रेट। दोनों सेम है, दोनों के दोनों कॉम्पिटिबल है जुड़ने के लिए। तो क्या है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन डिपेंड करती है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन के हिसाब से देखें तो जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, अगर इनहिबिटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इनहिबिटर जुड़ेगा, अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सबस्ट्रेट जुड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यहाँ पर जो सबस्ट्रेट हैं, सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर दोनों क्या है, दोनों के बीच एक्टिव साइट जो है उसके साथ जुड़ने के लिए एक टाइप से कंपटीशन होता है, कंपटीशन होता है। यहाँ पर सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाकर इनहिबिटर को अलग किया जा सकता है। सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाकर क्या कर सकते हैं, इनहिबिटर को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल जैसे सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है उसको क्या करता है, मेलोनेट है वो रोक देता है इसको। ठीक है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की एक्टिविटी को, इसकी एक्टिविटी को मेलोनेट रोक देता है, यानी इसको इनहिबिट कर देता है। तो ये एक टाइप से क्या हो गया, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये क्या हो गया, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नेक्स्ट बात करें जो है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ। जैसे क्या होता है कि इसमें जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है इसको क्या किया है, इसको बढ़ाकर इसको वापस रिवर्सिबल नहीं किया जा सकता। यानी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाती तो यहाँ पे सबस्ट्रेट जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर जो इनहिबिटर है वो क्या करता है, वो एक्टिव साइट से नहीं जुड़ता, एक्टिव साइट से नहीं जुड़ता। तो वो क्या जुड़ता है, एक्टिव साइट से दूसरी तरफ जुड़ता है। जैसे मान लो ये एंजाइम है और इस एंजाइम की यहाँ पर दूसरी तरफ, ये दूसरी तरफ इनहिबिटर ये जुड़ा हुआ है, ये दूसरी तरफ क्या जुड़ा हुआ है, इनहिबिटर जुड़ा हुआ है। तो एक टाइप से ये नॉन कॉम्पिटिटिव आ गया, एक्टिव साइट से तो जुड़ ही नहीं रहा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। ठीक है, लेकिन ये वर्क क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये इसकी यहाँ पर जो ये
सबस्ट्रेट को जुड़ने के लिए सबस्ट्रेट की जो शेप थी, जो एंजाइम की शेप थी, इस एंजाइम की शेप को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। यानी इस एक्टिव साइट पे, जो एक्टिव साइट है, तो यहाँ पर ये एंजाइम की शेप चेंज हो जाएगी। एंजाइम की शेप चेंज हो जाएगी तो सबस्ट्रेट जो है वो नहीं जुड़ पाएगा। ठीक है, सबस्ट्रेट नहीं जुड़ पाएगा। तो क्या करता है ये, दे ब्रिंग चेंज इन शेप ऑफ एक्टिव साइट। क्या करता है, चेंज करता है शेप किसकी, एक्टिव साइट की। समझे ये बात। तो ये क्या है, ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। ठीक है, ये क्या करता है, शेप चेंज करता है। अब जैसे इसका बहुत ही बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, साइनाइड। साइनाइड पॉइजनिंग जो है, साइनाइड पॉइजनिंग है, यहाँ पर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एक एंजाइम होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है। तो ये क्या करता है, ये साइनाइड पॉइजनिंग में साइनाइड क्या करता है, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, यानी इस एंजाइम के ऊपर सीधा वर्क करता है। यानी यहाँ पर ये सबस्ट्रेट के साथ जुड़ नहीं पाता और क्या हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और ये जो स्टेप है ये इतना तेज़ी से होता है कि यहाँ पर जैसे कहते हैं ना, साइनाइड का स्वाद किसी ने नहीं बताया। तो वो क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये क्या है, इसकी जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ठीक है, ये क्या करता है, सीधा माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पर अटैक करता है और क्या करता है, यहाँ पर एटीपी प्रोडक्शन को रोक देता है। उसके कारण क्या हो जाता है, व्यक्ति की डेथ, व्यक्ति क्या हो जाता है, डेड हो जाता है एकदम। ठीक है, अब बात करते हैं जो एंजाइम एक्टिविटी है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। तो जो एंजाइम एक्टिविटी को जो प्रभावित करने वाले कारक, क्या फैक्टर्स जो हैं, उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आती है सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है कि सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन क्या करती है, जो एंजाइम है उसको इफेक्ट करती है। कैसे, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने 50 एंजाइम डाले, ठीक है, 50 एंजाइम यूनिट हैं, और इधर मैं सबस्ट्रेट डाल रहा हूँ। तो सबस्ट्रेट डाल रहा हूँ ना, तो क्या होगा कि ये 50 एंजाइम है, जब तक ये अपने आप को क्या करेंगे, 50 सबस्ट्रेट के साथ जोड़ देंगे, तब तक ये क्या करेंगे, मैक्सिमम मतलब अपनी रिएक्शन करते रहेंगे। लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या 50 तो जुड़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सबस्ट्रेट भी आ गया अलग। ठीक है, तो सबस्ट्रेट भी आ गए, और तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर ये जो रिएक्शन रेट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यानी एक टाइप से मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी, यानी 50 तक एकदम मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है कि सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा, अभिक्रिया या रिएक्शन, जो रिएक्शन है रिएक्शन की जो वेलोसिटी है, वो क्या करेगी, पहले बढ़ेगी, यानी उसकी रेट बढ़ेगी, रिएक्शन की रेट बढ़ेगी। लेकिन क्या होगा, थोड़े टाइम बाद में क्या होगी, ये जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम तक पहुंच जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंच जाएगी। और मैक्सिमम वेलोसिटी को क्या बोलते हैं यहाँ पर, वी मैक्स। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी को वी मैक्स बोला जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब अब इसके बाद में जब मैक्सिमम वेलोसिटी यानी वी मैक्स अपने एक पॉइंट पे आके रुक गया, तो क्या होगा, यहाँ पर अब चेक सबस्ट्रेट कितना ही डालते जाओ, जो एंजाइम है, एंजाइम के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे फिल हो जाएंगे। फिल होने के बाद में यहाँ पर किसी सबस्ट्रेट के जुड़ने के लिए जगह नहीं बचेगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर वी मैक्सिमम हो चुका है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि एंजाइम को जुड़ने के लिए सबस्ट्रेट को जुड़ने के लिए एंजाइम क्या है, उपलब्ध नहीं है। ठीक है, सबस्ट्रेट को जुड़ने के लिए एंजाइम उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे फिल हो चुके हैं। तो इसके कारण क्या होगी, रिएक्शन की रेट लो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट काम आता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है Km कॉन्स्टेंट। Km कॉन्स्टेंट क्या होता है कि जब इसको एक नाम और बोलते हैं, मिकेल्स एंड मेंटन
कांस्टेंट, मिकेल्स एंड मेंटन कांस्टेंट। ठीक है, मिकेल्स एंड मेंटन कांस्टेंट बोलते हैं। इस कांस्टेंट का मतलब ये है कि यहाँ पर जो वी मैक्स की वैल्यू है जब हाफ हो जाती है, यानी रिएक्शन में क्या होगा कि जो आपके पास सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन जिस रिएक्शन में क्या हो जाए, अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ आ जाए, हाफ क्या आ जाए, अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी तो उसको क्या बोलते हैं, Km कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, Km कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, तो Km कांस्टेंट को समझने के लिए मैं आपको एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ। देखो, नीचे मैं करता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है, और यहाँ पर कर देता हूँ रिएक्शन वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पे एक हाइपरबोला अपने को जो है ग्राफ मिलेगा, और यहाँ पर ये वी मैक्स। ठीक है, तो क्या होगा, वी मैक्स यानी हाफ। ठीक है, तो हाफ करेंगे तो इसका लगभग यहाँ, तो ये हाफ आ गया, तो ये क्या है, हाफ वी मैक्स, या इसको यहाँ पर Km कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यानी वी मैक्स की जो वैल्यू है उसका हाफ, यानी अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ, तो ये क्या कहलाएगा, Vm कांस्टेंट कहलाएगा। अब ये इसमें देखो, अगर Km कांस्टेंट क्या होगा, जितना कम होगा उतनी ही सबस्ट्रेट के जुड़ने की संभावना बढ़ेगी। ठीक है, यानी उतने ही सबस्ट्रेट के जुड़ने की क्या होगी, एंजाइम के लिए संभावना बढ़ेगी। ओके, द एफिनिटी ऑफ सबस्ट्रेट विल बी हायर इफ Km इज लो। तो क्या होगा, सबस्ट्रेट जो एफिनिटी ऑफ सबस्ट्रेट है वो क्या होगी, हायर होगी जब Km लो होगा। ठीक है, अब देखो इसमें यदि क्या करें, जो कॉम्पिटिटिव जो क्या है इनहिबिटर है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अगर प्रेजेंट होगा किसी रिएक्शन में, तो क्या होगी, वहाँ पर Km की वैल्यू उच्च होगी, Km की वैल्यू हाई होगी। ठीक है, लेकिन वी मैक्स में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, और अगर ये ही नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो तब क्या होगा, यहाँ पर Km की जो वैल्यू है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन वी मैक्स की जो वैल्यू है, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू जो क्या होगी वो कम हो जाएगी। और तीसरा एलोस्टेरिक एंजाइम पर क्या होता है, Km लागू नहीं होता। ठीक है, इसलिए Km में नो चेंज, Km में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये बात समझे। अब देखो, ये तो फैक्टर हो गया किसका, Km, ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का। सेकंड फैक्टर की बात करें तो pH। ठीक है, तो जो क्या है एंजाइम है ना, वो pH के लिए क्या है, काफ़ी संवेदनशील होता है, pH के लिए क्या होता है, काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो क्या होगा, जो हर एक एंजाइम है एक विशिष्ट, एक पर्टिकुलर pH पे काम करता है। ठीक है, ठीक है, एक पर्टिकुलर pH पे काम करता है, यानी दे वर्क एट ए नैरो रेंज ऑफ pH। वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर pH पर क्या करेगा, वर्क करेगा।
ठीक है। सेकंड देखें तो टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, जो हायर टेम्परेचर है, हायर टेम्परेचर पर जो एंजाइम है उसका क्या हो जाएगा, डीनेचुरेशन हो जाएगा। हायर टेम्परेचर पर एंजाइम का डीनेचुरेशन हो जाएगा और ये क्या आ जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे टेम्परेरी, ठीक है, टेम्परेरी क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। नेक्स्ट, एंजाइम की कंसंट्रेशन, एंजाइम की कंसंट्रेशन क्या करती है, इसमें इफेक्ट करती है। एंजाइम की अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो क्या होती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो क्या है वो बढ़ती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन क्या होता है, एक बैरियर होता है, उस बैरियर तक क्या होती है, ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिस पे क्या हो जाता है, जो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है, जो सबस्ट्रेट है वो क्या हो जाएंगे, एक सीमित हो जाएंगे। उसके बाद में एंजाइम की कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे वहाँ पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, वैसे यहाँ पे एंजाइम की कंसंट्रेशन भी क्या करती है, मैटर करती है। नेक्स्ट, कुछ आयंस जो होते हैं, कुछ आयंस या फिर मेटल, ये क्या करते हैं, ये एंजाइम को और एक्टिव करते हैं, तो क्या होते हैं, मेटल एक्टिवेटर। एंजाइम, जो मेटल एक्टिवेटर्स हैं वो एंजाइम को क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं, एंजाइम को एक्टिव करते हैं। एग्जाम्पल इसका आ जाता है Fe+2 हो गया, Cu+2 हो गया, Zn+2 हो गया और Mn+2 हो गया, MO हो गया मोलिब्डेनम एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये क्या है, ये फैक्टर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं किसको, एंजाइम को।